गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का सेकंड लेसन है बेटा मियाँ नसीरुद्दीन, जिनके लेखक हैं कृष्णा सोहती। सबसे पहले हम कृष्णा सोहती का जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय में आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे कि कृष्णा सोहती का जन्म 18 जनवरी 1925 ईस्वी को गुजरात के नामक स्थान पर हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रारंभिक स्कूल में हुई थी। बाद में इन्होंने लाहौर, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर भी शिक्षा प्राप्त की थी। दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में भी इनका अध्ययन रहा है। इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? अकादमी, हिंदी अकादमी, शिरोमणि आदि पुरस्कारों से कृष्णा सोहती को सम्मानित किया गया था। तो जीवन परिचय में सिर्फ आपको इतनी चीज लिखें, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन सी शिक्षा ग्रहण की और कौन कौन से पुरस्कारों से उसे सम्मानित किया गया था। इसके बाद में आपने लिखनी इनकी प्रमुख रचनाएं। कृष्णा सोहती की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं? जैसे उपन्यास में है जिंदगी नुमा, समय सरगम, लड़की आदि। कहानियां कौन कौन सी हैं? मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे आदि। संस्मरण, शब्दों के आलोक में, हम हसामत आदि। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं। कृष्णा सोहती की रचनाओं में इनकी निम्न प्रकार से साहित्यिक विशेषताएं भी बताई गई हैं कि नारी जीवन में परिवर्तित मनोस्थितियों, उनकी इच्छाओं, उनका उत्साहपूर्वक ढंग से उद्घाटित करने का इन्होंने परिचय किया है। इन्होंने समाज में फैली हुई हर प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि बुराइयों का भी यथार्थ चित्रण किया गया है। कृष्णा सोहती की रचना में देश की संस्कृति की झलक भी हमें दिखाई देती है। ये देश की मिट्टी की खुशबू भी कही जा सकती है। इनकी रचनाओं में पाठक के हृदय को छू जाने की क्षमता भी निरंतर देखी जा सकती है। ये मतलब कृष्णा सोहती लोगों के प्रति, समाज के प्रति ऐसे कार्य करती थी जिसको देख करके समाज में सभी लोगों का हृदय उत्साहित हो जाता था। इसके बाद में इनकी भाषा शैली। कृष्णा सोहती की भाषा शैली सहज व सरल मानी जाती है। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। कहीं की इनकी रचना में अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दावली का प्रयोग भी है। इनकी भावानुकूल, चित्रानुकूल आदि भाषाओं का चित्रण मिलता है। अनुप्रास से पुनरुक्ति आदि अलंकार भी हैं। इनका जीवन परिचय है। इसके बाद में हम लेसन करते हैं। लेसन है बेटा हमारा साहबू। उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजरे जाते तो राजनीतिक, साहित्यिक और कला के हजारों हजार मसीहियों के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा गद्यांश है, जिसकी सप्रसंग व्याख्या आती है। सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है। इसमें प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ से ली गई है। इनमें इनकी लेखिका कृष्णा सोहती हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में जामा मस्जिद के समीप मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में मियाँ नसीरुद्दीन के एक खानदानी दुकान पर जाती हैं। वह उसके बारे में बताते हुए कहती है कि जब वह उनकी दुकान पर जाती हैं तो उसमें वहां जाकर के वो क्या देखती हैं कि साहबू, इसमें लेखिका कहती कि साहबू उस दिन अपनी मटिया महल की तरफ से न गुजर जाती। लेखिका ने बताया कि दोस्तों, यदि मैं उस दिन मटिया महल नामक स्थान की ओर से न गुजरती यदि मैं मटिया महल की तरफ से न गुजरती तो मुझे नहीं गुजरती तो उसमें क्या था, तो मैं राजनीतिक, साहित्यिक और कला की अनगिनत चमक धमक हजारों हजारों मसीहियों की, यानी कि उनकी चमक धमक में नानबाइयों के देवदूत उनके सेवक संरक्षक नसीरुद्दीन से कैसे मिल पाते। मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ नानबाई नसीरुद्दीन अपना ढाबा वगैरह चलाते हैं, कितनी तरह की रोटियां, भोजन वगैरह आदि चीज़ें बनाते हैं। तो कहते मैं नहीं गुजरती तो मुझे उनकी चमक धमक, उनके संरक्षक नसीरुद्दीन से मैं नहीं मिल पाती, ना मैं उसे पहचान पाती। नानबाइयों की मसीहा नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते, तो मैं उस दिन नहीं पहचान पाती, नहीं मिल सकते थे और ना ही मैं उनको पहचान पाती थी। किस प्रकार उनसे बात करने वे उनके व्यवसाय में बात करती, कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीह अंदाज का। तो फिर लेखिका कहती है कि यदि मैं उनसे नहीं मिल पाती, नहीं पहचानती, तो किस प्रकार उनके बात करने का और अपने व्यवसाय से उनके बारे में बात करने के अंदाज को, खुशी का आनंद में प्राप्त नहीं कर पाते।
पाती। हुआ यह है कि एक दोपहरी लामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया घल के गढ़िया। फिर उसके बाद में लेखिका क्या कहते, एक दिन दोपहर का समय था कि एक दिन दोपहर का समय था। मस्जिद के आड़े, मस्जिद के टेढ़े मेढ़े मटिया घर के गढ़िया मोहल्ले की ओर चल दिए। मोहल्ले से निकल गई, यानी कि चल दी, और निहायती मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट के आड़े की ढेर सुनते थे। तो मैं कहते कि उस मोहल्ले से जब वह निकलते हैं तो उसमें एक अंधेरी दुकान में आटे के ढेर को गूंथने की पटपट की आवाज मुझे सुनाई दी। आटे को गूंथने की जो पटपट की आवाज है वह मुझे सुनाई पड़ती है। तो फिर वह सुनते ही थे ठिठके, ठिठ यानी कि वहां पर क्या करते, रुक जाती है। आटे के ढेर को देखते हुए क्या करते, रुक जाती। सोचा शेवियां की तैयारी है। फिर वह सोचने लगती, वहां पर रुकर इतना सारा आटा गूंथा जा रहा है तो उस समय क्या यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए शेवियां बनाई जा रही हैं। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े। फिर बाद में मुझे पता चलता कि मामूली आदमी की दुकान पर नहीं हूँ, कि मैं कोई एक साधारण से मामूली दुकान पर नहीं हूँ, मैं किसकी, मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़ी हूँ। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां में, और उसके बाद में वहाँ मुझे पता चलता है कि मियां नसरुद्दीन जो हैं यहाँ पर 56 प्रकार के भोजन बनाने में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये कोई मामूली दुकान नहीं है, इसलिए मुझे पता चलता है कि यहाँ 56 प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। इसके बाद में आपने लिखना है इसका विशेष कि मियां नसरुद्दीन अचानक से वहाँ पटपट उसको देख करके वह चौंक जाती है, कि मियां चौंक जाती है और उनकी जो खानदानी दुकान उसके बारे में पूछने के लिए देखने लग जाती है कि यहाँ इतने प्रकार की जो रोटियां बनाई जाती है सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, इसकी क्या विशेषता है। सेकंड में इनकी भाषा शैली सहज सरल व भावानुकूल है। उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे लोकोक्ति का है। गयात्मक शैली, अज्ञात्मक व विधात्मक शैली है। अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मैंने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे। पहले ये ऊपर वाला है, अगर इसके क्वेश्चन आंसर आता जो हमने गद्यांश किया था, अगर इसी के प्रश्न आते हैं। मियाँ नसरुद्दीन की पाठ का नाम क्या है, इसमें मियाँ नसरुद्दीन। लेखिका कौन है इनकी, कृष्णा शोभती। सेकंड है मियाँ नसरुद्दीन की लेखिका से मुलाकात कैसे हुई। वह कहती हैं कि जब मैं वहाँ से मटिया महल की तरफ से अगर मैं नहीं गुजरती तो मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ खानदानी नानबाई की जो दुकान होते हैं वह प्रसिद्ध मानी जाती है, और मुझे उनकी मुलाकात भी से, अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरती तो ना नानबाइयों से मुझे मेरी मुलाकात होती, ना उनको जान पाती, पहचान पाती। मियाँ नसरुद्दीन को खानदानी नानबाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह रोटियां बनाने में 56 प्रकार की रोटियां बनाने में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, और रोटी बनाने का काम उनके खानदानी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उनके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो चलाते आ रहे हैं, इसलिए प्रसिद्ध माना गया है। नसरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह रोटी बनाने की कला में सबसे ज्यादा कुशल मानी गई थी, कुशल कारीगरों जैसा था, इसलिए उनको मसीहा कहा जाता है। देखो बेटा, जितना हमने गद्यांश किया, इस गद्यांश के प्रश्न अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो इसको देखो क्वेश्चन आंसर अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं क्वेश्चन आंसर भी सारे उसी में से ही। जैसे में अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न था, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। गद्यांश का भी छोटा क्वेश्चन बताया गया था इसमें कि लेखिका मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया था क्योंकि वे अपने आप खानदानी नानबाई कहते हैं। वे नानबाइयों की मुलाकात स्वयं श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो कार्य होता है अपने पिता मियाँ बरकत से सीखा था, और इसमें वे उनके बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं वे ही इन पीढ़ियों से, यानी कि काफ़ी पीढ़ियों से ये काम चलाते आ रहे हैं। नई नई चीज़ बनाकर वे लोगों को खिलाते हैं, इसलिए वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने गए हैं, इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका कहते कि एक दिन दोपहर का समय था जब वह जामा मस्जिद के पास से गुजर रही थी, मटिया महल के पास से गुजर रही थी। उस महल से निकलते ही उसकी नज़र एक सामान्य छोटी सी दुकान पर पड़ती है। फिर उसको यानी कि वहाँ से खड़े होकर देखते तो पटपट की आवाज़ सुनाई देती है। पास में जाते कि बहुत सारा आटा गूंथा जा रहा है। उसको देखकर वह अपने मन ही मन सोचने लगती है कि इस आटे से बहुत सारे लोगों के लिए शेवियां बनाई जा रही है। पूछने पर पता चलता है कि यह नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। यह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में सबसे माहिर है। इस कारीगर के रहस्य को जानने के लिए वह उसके पास जाती है कि आप इतनी प्रकार की रोटियां भोजन बनाने में प्रसिद्ध हुई, ये कला आपने कहाँ से सीखी है, कैसे सीखी है, ये प्रश्न पूछने के लिए वह जाती है।
तो इस फर्स्ट गद्यांश में हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं और इसकी व्याख्या इसके बाद में आगे हैं। मैंने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे। फिर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ देखती हूँ तो मियाँ नसीरुद्दीन क्या, तो वहाँ अपनी चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी पी रहे होते हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया, भूलापन और परेशान सा मजीफी कारीगर के तेवर हैं। हम ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाई, यानी कि वे हमको देख करके मियाँ क्या सोचते कि कोई ग्राहक आ चुका है। तो जैसे ही वे अपनी बीड़ी का मजा ले रहे होते हैं, उसका चेहरा पका हुआ, क्योंकि सारा दिन वे आँच के आगे खड़े रहते हैं, तो उनका जो चेहरा होता है कोमल दिखने के बजाय पका हुआ सा नजर आ रहा है। तो वे ग्राहक समझकर हमसे उनकी नज़र हम पर पड़ती है और कहते हैं, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछनी थी। फिर मैंने यानी कि थोड़ा सा संकोच करके उससे कहती हूँ, मियाँ मैं आपसे कोई प्रश्न करना चाहती हूँ, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। वह कहते कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मैं आपसे कुछ प्रश्न समझा चाहता हूँ। तो उस समय मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा सा अंदाज में सिर हिलाते हैं, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। ये हमारा गद्यांश भी है। फिर घूरकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफत है, हम तो अखबार बनाने वाले हैं। ये हमारा गद्यांश है, यहाँ से लेकर के सबसे पहले हम इसकी फिर विशेष लिखते हैं। प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वही कि मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इसमें लेखिका मियाँ ने उन खानदानी व्यवसाय के विषय में जानने की जिज्ञासा से जो प्रश्न करती हैं उसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में कहा। ऊपर बताया गया था वह सवाल पूछने पर वह कहा कि उसने वक्त निकाल देते हैं। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से की खानदानी दुकान पर जब जाती हैं तो वह उस विषय में जानने की जिज्ञासा उसकी होती है कि मुझे आपसे। लेखिका का यह प्रश्न सुनकर मियाँ जी पहले तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, झिझक का, यानी कि पहले तो थोड़ा सा हैरान होते हैं कि मुझसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं। फिर कहते हैं अपना थोड़ा सा 5000 सैनिकों के अधिकारी अंदाज में सिहलाते हुए, वक्त तो निकाल लेंगे, आप यह तो बताइए कि हमसे पूछना क्या चाहते हैं। आपके लिए हम अपना थोड़ा सा कीमती जो समय है वो निकाल लेते हैं। फिर घूरकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं, यानी कि फिर मियाँ नसीरुद्दीन को संदेह हुआ कि कहीं कोई पत्रकार तो नहीं है, अखबार निवास यानी कि पत्रकार। फिर यानी कि थोड़ा सा क्रोध में उसे घूर कर वे देख रहे होते हैं, उसे संदेह होता है कहीं कोई पत्रकार तो नहीं है। यह तो खोजियों की खुराफत है, या ये खोज करने वालों की कोई शरारत तो नहीं है। फिर कहते हैं या कोई खोज कर रहा है हमारी, उसकी कोई शरारत तो नहीं है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को पहचानते हैं। फिर यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन मन ही मन सोच लेते हैं कि अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों कर्महीन समझते हैं। हम दोनों को क्या समझते हैं, कर्महीन समझते हैं, निठला समझते हैं, कर्महीन समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी तो इसके क्या काम है। मैं कहती इतना उससे जानता हूँ कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे इन झंझटों में, इन मुसीबतों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। भैया आप इतने प्रकार की रोटियां बनाने में कैसे मशहूर हो, ये कार्य किससे सीखा है, किससे नहीं। मैं कहते कि यानी कि साधारण जो व्यक्ति होता है, तो जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उनको इस बारे में जानने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, यदि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से कहते हैं, नसीरुद्दीन यानी कि मियाँ कहते हैं यदि आपने यहाँ तक आने की तकलीफ ही की, कष्ट ही किया है, तो मैं आपसे आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आप पूछिए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। फिर क्या कहती हैं मियाँ कि आपने तरह तरह की जो रोटियां बनाने का जो ये कार्य होता है ये आपने कहाँ से सीखा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में इसका विशेष लिखना आपने कि इन पंक्तियों में यानी कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से खानदानी दुकान के बारे में पूछ रही होती है। मियाँ नसीरुद्दीन के अखबार पढ़ने, अखबार छापने, उनके प्रति विचारों का बोध किया गया है। आत्मविश्वास का पता चलता है, भाषा सहज व सरल है, भावानुकूल है, अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।
अगर इस गद्यांश के पर्सन आते हैं, अगला है मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तेर कर बोले, क्या मतलब? पूछे साहब, नान भाई इलम लेन देन का कोई और जाएगा। ये भी हमारा गद्यांश ही है, इसकी व्याख्या करनी है। एक गद्यांश इसकी सबसे पहले हमें व्याख्या करनी है, पर्सन लिखना है सबसे पहले कि इन पंक्तियों में, यानी कि इनकी जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं, वे इन पंक्तियों में, यानी कि जब लेखिका ने मियाँ से ये पूछा कि तुम रोटियां बनाने की जो कला का परीक्षण होता है, ये जो कला होती है, ये आपने कहाँ से सीखी है, कैसे प्राप्त की है, तो उस समय यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन को कुछ अजीब से प्रश्न लगते हैं और वो गुस्से में उससे बोलते हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या लिखनी है कि मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे फेर लिए, यानी कि जैसे ही लेखिका ने उसे जब ये प्रश्न किया तो उसे ये प्रश्न अजीब से लगे और उसे क्रोध आ जाता है और वे क्रोध में भरकर लेखिका से पूछने लगते हैं। तो उसमें वे क्रोध में कहते भरकर पूछने लगते हैं, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब है इससे ये बात पूछती है लेखिका, तो मियाँ नसीरुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। तो वे क्या करते हैं, तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। फिर तिरकर बोले, फिर क्रोध में बोलते हैं, क्या मतलब? पूछिए कि मियाँ नसीरुद्दीन की शिक्षा प्राप्त करने कहीं और जाएगा कि? फिर वह पूछते कि पूछिए, क्या पूछना आपका? साहब, नानबाई इलफ लेने कहीं और जाएगा। इलफ यानी कि शिक्षा प्राप्त करने, कि आपको ये शिक्षा है ये प्राप्त करने के लिए कहीं और जाएगा। कहने का भाव उसका क्या था, क्या पूछना चाहती है? क्या नागिन ना साज के पास, क्या नान बनाने की जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, यह परीक्षण आपने कहाँ से सीखा है? यानी कि नागनी साज नगीने जड़ने वाले के पास जाएगा। ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या नगीने जड़ने वाले के पास जाएगा? क्या आईना साज के पास, आईना साज के पास जाएगा, या दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा? फिर वह कहते क्या दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा। क्या मानिश सांझ के पास जाएगा, या फिर सोने चांदी पर रंग करने के लिए उनके पास जाएगा। रफूगर यानी कि जो कपड़े फट जाते हैं उनको रफू करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा। रंगरेज या जो कपड़ों को रंगते हैं उनके, फिर कपड़े रंगने वाले रंगरेज के पास जाएगा, या तेली तबोली को सीखने जाएगा। फिर कहते हैं तेली तबोली के पास जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा है। फिर फरमाने की कहना, फिर वह उसे दोबारा कहने लगा, साहब आपने यह क्या कहा है, यह व्यवसाय, यह कार्य तो हमारे खानदानी है, कि हमारा जो ये व्यवसाय हम चला रहे हैं हमारा खानदानी व्यवसाय है। ये सीखने के लिए हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, हमारा जो परिवार होता है, काफ़ी पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। और ये कार्य हमने जो 56 प्रकार के भोग बनाने का कार्य अपने घर वालों से, अपने पिता से ही सीखा है। हाँ, इलफ की बात पूछी तो कुछ भी सीखा। फिर वह कहता है कि हाँ, कोई भी ज्ञान की बात अगर पूछना चाहे तो कहना होगा कि कुछ भी अगर हमने सीखा है तो सब कुछ अपने वालिद उस्ताद से, यानी कि सब कुछ अपने पिता, उनके पिता का नाम वालिद, अपने पिता से ही सीखा हमने सब कुछ। मतलब यह है कि हम घर से नहीं निकले कोई पैसा खातिरदारी करेंगे। वह कहते हैं कि कहानी का भाव के नान बनाने का काम सीखने के लिए हमें कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी स्वीकार किया है, सब कुछ ही हमारे पिताजी की ही देन है। क्योंकि यानी मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से सीखा था और उन्होंने अपने पिताजी से, ऐसे जो पीढ़ियाँ होती हमारी, ऐसी पीढ़ियाँ हमारी चलती आ रही हैं। तो हमने जो ये 56 प्रकार के जो भोग बनाते हैं, हम लोगों के लिए जो सेवियाँ बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तो ये सीखने के लिए हमें किसी दर्पण, रंगरेज, कपड़े रंगने वाले, किसी धोबी वगैरह आदि के पास नहीं जाना पड़ता। ये सब कुछ हमारे पिताजी की ही देन है, उन्हीं से ही हमने ये सारा कार्य सीखा है। इसके बाद में आप इसका विशेष लिखोगे कि लेखिका नानबाई ने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रश्न उठाया था कि उसने कहा कि हमारा क्या खानदानी पैसा है। सेकंड पॉइंट, मियाँ नसीरुद्दीन अपने पिता को ही अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। वही इनकी भाषा सहज सरल है, भावानुकूल है। इसमें वही फिर अलंकार, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। यानी कि 11th और 12th में हमारे गद्यांशों की व्याख्या हमारे 6 नंबर के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने संकेत लिखना है, 2 वर्ड सब पहले के और डॉट लगा के 2 लास्ट के, फिर इसके बाद में प्रसंग, फिर व्याख्या और विशेष। 3 गद्यांश हो चुके हैं, इन गद्यांशों के प्रश्न हैं। यानी इसमें से अगर आता है, मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका के एक शब्द एक के बाद
एक पर्सन क्यों पूछे। इसमें लेखी ने मियां नसीरुद्दीन से कहा कि नानबाइयों का ये जो कार्य होता है, ये आपने कहाँ से सीखा है। पूछने पर सवालों की बौछार हो जाती है कि आपने कपड़े रंगने वाले के पास गए, सोना चांदी रंग पर रंग करने वाले के पास गए, धोबी के पास गए, किसके पास गए। तो वह कहते कि ये काम हमने कहीं से अपने पिताजी से ही सीखा है। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका की और आंखें तीर कर क्यों देखा। उसके सवाल पूछने पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्योंकि वह उसके सामने ऐसी बात करते हैं जो उसे प्रभावित करने के लिए उसकी आदतें बन गई है। मियां नसीरुद्दीन ने इस गद्यांश में किन किन खानदानी धंधों के बारे में बताया गया है। किन किन खानदानी धंधों के बारे में बताया गया था। उसमें खानदानी धंधे उसने कौन कौन से बताई गई थी। नगानी साज के पास गई थी, आयना साज, मीना साज, रफूरर, रंगरेज, तेली और तबीली, ठीक है, आदि विभिन्न ऐसे जो हुनर होते हैं ये क्या अपने माँ बाप से, पिता से ही सीख लेते हैं। इसमें सीधे से हमारा प्रश्न बना था कि लेखिका के यह पूछने पर कि क्या यहाँ और भी नानबाई है, मियाँ ने क्या उत्तर दिया था। लेखिका ने जब मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि क्या यहाँ और भी नानबाई की दुकान है, तो मियां ने पहले घूरने लगा, उसे क्रोध में कहते हैं कि ऐसा प्रश्न आप क्यों कर रहे हो, यहाँ बहुत से नानबाई हैं, परंतु उन जैसा खानदानी नानबाई कोई भी नहीं है। प्रमाण में भी कहा जा सकता है कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी जो रोटियां बनाते थे, वे एक बार हमारे यहाँ बुजुर्ग से बादशाह कहा जाता है, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर आग से पके और न पानी से बने ऐसे पकवानों का प्रयोग किया जाता है। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी थी कि पंच हजारी अंदाज में जब उसने सिर हिलाया था तो लेखकों के प्रश्न का यह थोड़ा सा समय निकालने की बात उसने कही थी। यह अखबार बनाने वाले पढ़ने वाले निठल्ला कहना, नानबाइयों का परीक्षण करना, दादा नानबाई के प्रसिद्ध होने का वर्णन करना, अपने बुजुर्गों की प्रशंसा में बादशाह से संबंधित कथा को सुनाना, ये उनकी बातें सबसे अच्छी लगी थी। अगर आते हैं मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया और वर्तमान में प्राय लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों आधुनिक युग में व्यवसाय के अनेक नए नए तरीके खुल गए हैं। पुराने जमाने में जो लोग होते हैं खानदानी व्यवसाय को ही अपना लेते हैं, अपने माता पिता को अपनी संतान के घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते। लेकिन मियां नसीरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को नहीं छोड़ा है, इसलिए लोग अपनी पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर नई नई व्यवसाय आधुनिक तरीके से सुविधाएं प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन मियां नसीरुद्दीन ने अपने भोजन बनाने का कार्य ही सीखा है। उसमें से हमारे छोटे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण थे। रोटी बनाने में सबसे ज्यादा निपुण माने जाते हैं। मियां नसीरुद्दीन किन के मसैया थे? नानबाइयों की मसैया थी। लेखिका किस महल से गुजरती है? यानी कि मटिया महल से गुजरती है। मियां नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? गढ़िया। मियां नसीरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे? चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रही थी। मियां नसीरुद्दीन ने किस हंजारी में अंदाज में सिर हिलाया? पंच हंजारी में। मियां नसीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? मियां बरकत। मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन थी? कृष्णा शोभती। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियां नसीरुद्दीन ने क्या कहा था? निठल्ला। ये हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न